Good morning, students. Today we will start a topic cell. Subject is human anatomy and physiology. Subtopics which we are going to cover in this topic are definitions of cytology, cell tissue, introduction of cell, diagram of animal cell, functions of cell organelles, and at the last assignment. Definition of cytology, cell and tissue. Cytology is also known as Koshika Vigyan in Hindi. The study of structure and function of cell is called cytology. Study of structure and functions of cell is called cytology. Definition of cell. Cell is also known as Koshika. Cell is the structural and functional unit of living organism. Cell is the structural and functional unit of living organism. Definition of tissue. Tissue is a group of cells that have similar structure and function. इस वाक्य का अर्थ है उत्तक उन कोशिकाओं का एक समूह है जिनकी संरचना और कार्य समान है. Now we will study about the introduction of cell. Cell is the basic structural and functional unit of life. Cell are the building blocks of tissue. Cell consists of cytoplasm enclosed within plasma membrane. Cytoplasm is made up of cell organelles and cytosol. Cell was discovered by Robert Hooke in 1665 AD. Details related to the cells are mentioned in his book Micrographia. Matthias Scheschleden and Theodor Schwann gave the cell theory. According to cell theory, all living organisms are composed of one or more cells. The cell is the most basic unit of life. All cells arise from pre-existing cell. Students, if the question is asked, write about cell theory, then you have to mention the name of Theodor Schwann and Scheschleden, and then you have to mention these 3 points. That is, all living organisms are composed of one or more cells. Cell is the most basic unit of life. All cells arise from pre-existing cell. Students, there are 2 types of cell. One is eukaryotic cell and the other is prokaryotic cell. Eukaryotic cell में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट था. यूकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कवर रहता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस कवर्ड रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. वहीं पे प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट रहता है, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो उस पे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन नहीं होती. थर्ड है, इन द यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम. हमें पता है कि हमारी सेल में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है और क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट होता है. जीन्स क्या होते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है ना. जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. वहीं पे इसका उल्टा इन द प्रोकैरियोटिक सेल, चूंकि न्यूक्लियस एब्सेंट है तो डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है. ठीक.
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से तैयार करना धन्य। डायग्राम ऑफ एन सेल, डायग्राम ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना है। हियर इज ए डायग्राम ऑफ सेल, और सेल इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोसोल। ये बाहर की तरफ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गए, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक, लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कई एंजाइम्स होते हैं, और इसमें सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल यहाँ पे ये प्रोसेस होती है, और यहाँ पे इट फॉर्म्स ए नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो इट माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं बिकॉज इट जनरेट एटीपी। नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम प्लेस ए मेजर रोल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होती है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन में ये बहुत ही अहम रोल निभाता है। माइक्रोट्यूब्यूल अगर नहीं फॉर्म होगा तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा। बात आती है आपकी लाइसोसोम की। लाइसोसोम आर मेड अप ऑफ वेसिकल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है, यही आपके बनाते हैं लाइसोसोम। वेसिकल कौन बनाता है? वेसिकल बनाते हैं आपकी गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस का एक प्राइमरी फंक्शन होता है टू फॉर्म द वेसिकल, और वेसिकल के अंदर अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, वो बन जाते हैं लाइसोसोम। तो वेसिकल का प्राइमरी फंक्शन होता है टू स्टोर एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड हेल्प इन द एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस, किसी सामान को साइटोप्लाज्म से हमें बाहर निकालना है, सेल के बाहर निकालना है, तो वो प्रोसेस होती है एक्सोसाइटोसिस। और किसी बाहर की चीज को, वस्तु को हमें सेल के अंदर लाना है, तो वो टर्म होता है आपका एंडोसाइटोसिस। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, व्हेन वी विल स्टडी ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब ये नेक्स्ट आता है आपका फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को याद करना। एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। फिफ्थ पॉइंट, प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, आपको कॉपी में लिख के याद करना है। और अगर पूछा जाता है कि राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये फंक्शंस भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन एक बाहर की परत होती है, और अंदर की जो परत होती है उसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्रिस्टा। माइटोकॉन्ड्रिया इन बिटवीन दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टा। क्रिस्टा के बीच में प्रेजेंट होता है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स। आप लोग डायग्राम को देखो, मैं जो चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं दे आर क्रिस्टा, और क्रिस्टा के बीच में क्या प्रेजेंट है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ध्यान से देखो डायग्राम को, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर भरा होता है मैट्रिक्स,
और मैट्रिक्स में क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल भी से कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल से एटीपी जनरेट होता है, और एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो अब मुझे लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन ये सब पढ़ने से आप जब पढ़ोगे तो ये डायग्राम भी साथ साथ देखते रहना। आउटर मेम्ब्रेन कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। क्रिस्टा के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, 70s राइबोसोम होता है। कहने का अर्थ है कि माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस में तो डीएनए है ही है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब आप पढ़िए। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन आउटर मेम्ब्रेन एंड एन इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन form finger-like projections called crista. Inner membrane of mitochondria is filled with matrix. Matrix of mitochondria contain DNA, RNA and 70s ribosome. Next cell organelle is Golgi apparatus. Golgi apparatus का फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है, कुछ ये पॉइंट्स ही पढ़ लेते हैं। Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi in 1898. Golgi apparatus perform the packaging of material in vesicle. हम लोगों ने क्या पढ़ा था, Golgi apparatus form vesicle, वेसिकल बनाता है ये, और यही वेसिकल में अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे हुए हैं तो वो वेसिकल क्या हो जाता है, लाइसोसोम बन जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम को कौन बनाता है, Golgi apparatus बनाता है। तो ये भी एक फंक्शन हो गया Golgi apparatus का। थर्ड क्या है, Golgi apparatus help in the packaging and transport of proteins. फोर्थ पॉइंट क्या है, Golgi apparatus is a important site of glycoprotein and glycolipid production. तो आप लोग परेशान मत होना, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम लोग आगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो इसके बारे में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के भी बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देंगे, ठीक। फिफ्थ पॉइंट क्या है, Golgi apparatus help in the process of endocytosis and exocytosis. कोई चीज अगर सेल के अंदर आती है तो एंडोसाइटोसिस होता है, कोई चीज अगर सेल के बाहर जाती है तो वो एक्सोसाइटोसिस होता है। तो इसमें क्या है, इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं आपके Golgi apparatus, बिकॉज Golgi apparatus फॉर्म वेसिकल, और वेसिकल के अंदर ही वो चीज पैक होके अंदर आती है एंडोसाइटोसिस में, और वेसिकल के अंदर वो चीज पहले बंद होके फिर बाहर जाती है एक्सोसाइटोसिस में, ठीक। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या है, Golgi apparatus help in the removal of toxic protein from the cell called exocytosis. तो एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया में ये होता है, वेसिकल के अंदर जो टॉक्सिक प्रोटीन होता है, पॉइजनस प्रोटीन होता है, वो पैक हो जाता है, और ये वेसिकल उसे सेल मेम्ब्रेन के पास ले जाती है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर भेज देती है, जिससे सेल में टॉक्सिसिटी नहीं हो पाती। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा आपका, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइड वैल्व ऑफ द सेल। लाइसोसोम को कौन बनाता है, दीज आर वेसिकल्स फॉर्म्ड बाय Golgi apparatus. दीज आर वेसिकल्स फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम वो होते हैं जो किसी प्रोटीन को, लिपिड को ब्रेक डाउन कर दे, जैसे कि लाइपेज। लाइपेज किसे ब्रेक करता है, लिपिड को ब्रेक करता है। प्रोटीएसिस ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। कार्बोहाइड्रेसिस ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस कॉज करते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या है, लाइसोसोम डाइजेस्ट पैथोजन फॉरेन बॉडी टॉक्सिक प्रोटीन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया, फॉरेन बॉडी या कोई टॉक्सिक प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज होके उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लाइसोसोम का एक फंक्शन ये भी है, लाइसोसोम डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। उसी तरीके से ये वायरस और बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, किल कर देते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आपका क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम, these are the site of protein synthesis.
Ribosome was discovered by George Palade in 1953. Ribosomes are made up of RNA and protein. The eukaryotic ribosome are 70S and prokaryotic ribosome are 70S. S को क्या कहते हैं? Svedberg's unit. ये आपको याद करना है. S स्टैंड फॉर, ये जो 80S लिखा है, 70S लिखा है, इसमें जो S है, तो S क्या चीज है? Svedberg's unit. Svedberg's unit stand for the sedimentation coefficient. फिफ्थ पॉइंट क्या है? Ribosome assemble amino acid to form protein. ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ये देखो, ये लिखा है राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट एनी टू फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो आप लिख देना राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. और क्या लिख देना? ये भी आप लिख सकते हो कि राइबोसोम असेंबल अमीनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन. और एक फंक्शन और भी है जो लिख सकते हो, राइबोसोम प्ले ए मेजर रोल इन द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये तो मैंने ये लास्ट पॉइंट में आ ही गया है. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आपका इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 AD. न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. मैंने आपको बताया था इन द प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. मतलब बैक्टीरिया की सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. हमारी सेल में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया की सेल में एब्सेंट है. ठीक, तो ये ध्यान रखना. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऐसा देखा जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती? कंटिन्यूअस रहती है. ये डायग्राम देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम रहता है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस होती है आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ. ठीक. अब देखिए, अब यहां पे है स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस. मतलब क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दो परतें होती हैं. बाहर की परत होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके बाद आती है आपकी अंदर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म. इसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन क्रोमैटिन फाइबर्स एंड न्यूक्लियोलस. अब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रोमैटिन फाइबर. बिकॉज क्रोमैटिन फाइबर आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. क्रोमैटिन फाइबर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं. और हमें पता है डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन्स होते हैं, है ना? जीन्स. सिक्स्थ पॉइंट, न्यूक्लियोलस इज एन एक्टिव साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. मतलब आरएनए जिसे हम लोग राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, इनकी सिंथेसिस कहां होती है? न्यूक्लियोलस में होती है. न्यूक्लियोलस कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक, तो ये आप लोग को याद रखना है. इट इज ए इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक प्लेस इन न्यूक्लियोलस. स्टूडेंट्स, जिस तरीके से न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए की सिंथेसिस होती है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में इट इज ए साइट ऑफ mRNA सिंथेसिस. तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर आरएनए और mRNA की सिंथेसिस होती है. mRNA को कहते हैं मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस.
mRNA क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ polymerase enzyme it copy the information which is required for the synthesis of protein from the DNA से जानकारी हासिल करता है और ये अपने अंदर कॉपी कर लेता है mRNA, और इसको ले जाके राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोगों ने पहले बात की थी न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इट इज कंटिन्यूअस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे, अगर आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो बन जाता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला पॉइंट क्या कहता है देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स ऑन इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड पॉइंट क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लेस प्रोवाइड कराता है। मतलब क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे आपके राइबोसोम प्रेजेंट है जो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद नो राइबोसोम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेजर फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, है ना। तो लिपिड सिंथेसिस कहां होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम मैंने आपको पहले बता दिया था जब सेल का डायग्राम हम लोग देख रहे थे। सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम फॉर्म एंड ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो सेंट्रोसोम क्या करते हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं जो हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। तो जब हम लोग माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन प्रोसेस पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो फिर उसमें क्या है आपको मैं बताऊंगा द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इन डिटेल। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेंट्रोसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। अगर फंक्शन पूछा जाता है कि राइट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम तो आप क्या लिखोगे, सेंट्रोसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। Students, we have studied about all the cell organelles which are important. Now we will study about the cytoplasm. Cytoplasm is a thick solution that fills each cell and is enclosed by the cell membrane. Cell membrane, plasma membrane, एक ही चीज है। Cytoplasm is a thick solution that fills each cell and is enclosed by cell membrane. कहने का मतलब यह है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है और सेल को एक शेप और साइज कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन देता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को रोक के रखता है, इंक्लोज करके रखता है। साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। हम लोगों ने जब हम लोग सेल के डायग्राम की स्टडी कर रहे थे तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल थे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूओल, पैरोक्सिसोम, न्यूक्लियस एसेट्रा एंड एसेट्रा। वो जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स थे दे वर सस्पेंडेड इन साइटोसोल। मतलब ये कि साइटोप्लाज्म दो इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन साइटोसोल। Third point, cytoplasm is a storehouse of water, salts and protein. Fourth point, cytoplasm is a site of glycolysis. Glycolysis is a catabolic process which involves the breakdown of glucose into pyruvate, pyruvic acid
and hydrogen ion. It forms ATP. It forms ATP also, and therefore it is a first step of aerobic respiration. Glycolysis is a first step of aerobic respiration. Glycolysis occurs in cytoplasm. तो आप लोगों को you have to learn the definition of glycolysis also. Glycolysis is a catabolic reaction in which glucose is break down into pyruvate, pyruvic acid and hydrogen ion. It forms a number of ATP molecule. ATP is also known as energy currency of the cell. उसके बाद जो पाइरुवेट फॉर्म होता है फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस, इट गोस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड टेक्स पार्ट इन क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल. ठीक, तो हम कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस इज ए फर्स्ट स्टेप इन द एरोबिक रेस्पिरेशन. ग्लाइकोलिसिस इन द साइटोप्लाज्म, क्रेब्स साइकिल in the mitochondrial matrix. They both are an important part of aerobic respiration. Fifth point, cytoplasm support and suspend cell organelles. Sixth point, cytoplasm act like a buffer and protect genetic material in the cell. Buffer वो चीज होती है जिसमें pH कांस्टेंट रहता है. आप उसमें जितना बेस डाल दो, कुछ भी डाल दो, लेकिन पीएच उसका कांस्टेंट रहेगा. ठीक, लाइक अवर ब्लड भी हमारा बफर है और उसका भी पीएच हमेशा कांस्टेंट रहता है. 7.4, तो साइटोप्लाज्म एक्ट्स लाइक ए बफर एंड प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल इन द. लास्ट इज द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म समटाइम्स ए 2 marks क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द शॉर्ट आंसर सेक्शन A. Define protoplasm. Protoplasm is a colorless material which comprise the living part of the cell. हमें पता है कि लिविंग पार्ट ऑफ द सेल में क्या क्या आता है. लिविंग पार्ट ऑफ द सेल में आता है आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन है. प्रोटोप्लाज्म इज ए कलरलेस मटेरियल कंप्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स. तो ये आपका कंप्लीट हो गया साइटोलॉजी सेक्शन, स्टडी ऑफ सेल. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं. द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. DNA and RNA are nucleic acids, and these nucleic acids are present inside the nucleus and also inside the mitochondrial matrix. Mitochondria में भी present होता है DNA. Next, chromatin fibers are made up of DNA and histone protein. आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर होते हैं. ये जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं ये बने होते हैं डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से. तो कभी कभी 1 वर्ड क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि क्रोमैटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ, तो आपको लिखना है क्रोमैटिन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. नेक्स्ट क्या है, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. क्रोमैटिन फाइबर सेल डिवीजन के दौरान इन द इंटरफेस ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाते हैं. ठीक, और हमें पता है क्रोमोसोम कंटेन डीएनए. क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है. जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जीन हमें कहां से मिलते हैं, they carry the characteristics which are provided by our parents to us. Genes are made up of DNA. Genes are made up of DNA. और हम ये भी कह सकते हैं genes are segments of DNA. Genes क्या होते हैं, segments of DNA होते हैं. और genes वो characteristics
कैरी करते हैं, जो हमें हमारे माँ बाप से मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईच जीन कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू मेक स्पेसिफिक प्रोटीन। हर जीन के अंदर एक स्पेसिफिक कोड होता है जो एक इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यही जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं दे आर कैरीड बाय द mRNA and mRNA take these instructions to the ribosome where protein synthesis takes place during the transcription and translation process. Next, transcription is a process in which a particular segment of DNA is copied into RNA by the enzyme RNA polymerase. Transcription occur in nucleus. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ट्रांसक्रिप्शन अकर इन न्यूक्लियस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन और एक पार्ट होता है ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रेजेंट होता है mRNA। mRNA क्या करता है, डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं उससे वो एक कोड कॉपी करता है। वो कोड क्या होता है, वो एक इंस्ट्रक्शन होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक, अब ये जो आपका mRNA होता है इस इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर कॉपी कर लेता है, उसका टेम्पलेट जो है उसे कैरी करके ले जाता है इन द राइबोसोम, और राइबोसोम में वही प्रोटीन वो जाके बनाता है। मतलब mRNA क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर जो आपका डीएनए है उससे जानकारी लेता है कि हमें प्रोटीन कैसे बनाना है, और उस जानकारी को ले जाके राइबोसोम में प्रोटीन बनाता है। ठीक, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन mRNA इज यूज्ड बाय राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ट्रांसलेशन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में आपके राइबोसोम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बफर इज अ सॉल्यूशन विच रेसिस्ट चेंजेस इन पीएच व्हेन एसिड और एल्कली इज एडेड टू इट। साइटोप्लाज्म भी हमारा एक तरीके का बफर है। ठीक है, बफर क्या होता है, उसमें आप चाहे एसिड डालो चाहे एल्कली डालो, उसका पीएच हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। साइटोप्लाज्म भी हमारा एक तरीके का बफर है। ठीक है, तो कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं बफर की, तो आप लोग ये याद करना। लास्ट पॉइंट, ग्लाइकोलिसिस इज द कैटाबॉलिक पाथवे दैट ब्रेक ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, pyruvic acid and hydrogen ion. The energy released in this reaction is used to form ATP. ATP का फुल फॉर्म आप लोग याद करना। This is the definition of glycolysis, जो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है ये ग्लाइकोलिसिस। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या है, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट्स हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं, और इसे मेरे ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपना होमवर्क आप लोग मेरे को दिखाओगे। ये जो क्वेश्चंस हैं इन सभी का सॉल्यूशन जो है ये ऊपर आपको दिया गया है, जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओके, थैंक यू।